हेलो दोस्तों, टुडे वी विल सी दी एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम, है ना। डबली रीइंफोर्स्ड बीम का एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं। तो बेसिकली एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं, ठीक है। एनालिसिस का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी बीम आपके पास है या कोई भी सेक्शन आपके पास है, तो एनालिसिस में आपको ये बताना है कि आपको कंपेयर करना है, एक्चुअली उसके मोमेंट निकालने हैं कि उसमें कितना मोमेंट लग रहा है, ठीक है, उसमें कितना बेंडिंग मोमेंट उसमें लग रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई भी बीम में अगर कोई लोड लगता है तो उस लोड के कारण हमें पता है, वी ऑलरेडी नो कि उसके कारण कुछ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जनरेट होती है। तो कितना मोमेंट उसमें लग रहा है और कितना मोमेंट उसका झेलने की क्षमता है, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कितना मोमेंट वो रजिस्ट कर सकती है, उसकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट झेलने की उसकी कितनी कैपेसिटी है। तो बेसिकली एनालिसिस का मतलब यही होता है। इस बेस पे हम लोग ये बताते हैं कि जो सेक्शन हमने डिज़ाइन किया इट इज़ सेफ़ और नॉट, है ना। क्योंकि हमें ये पता है कि उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, अगर वो ज़्यादा है उस पर लगने वाले मोमेंट से, तो मीन्स क्या होगी, हमारी बीम सेफ़ होगी क्योंकि वो झेल जाएगी, क्योंकि उसकी रजिस्ट करने की ताकत ज़्यादा है। और अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जितना मोमेंट उसमें लग रहा है उससे कम है, तो वो फेल हो जाएगी, ऑब्वियसली फेल हो जाएगी, क्योंकि उसकी रजिस्ट करने की क्षमता कम है। समझ रहे हो ना। उसकी कैपेसिटी है मान लो 100 किलो न्यूटन की, ठीक है, कैपेसिटी 100 किलो न्यूटन की, आप उस पर लगा रहे हो 300 किलो न्यूटन, तो वो तो फेल ही हो जाएगी ना, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। अब हमने दोस्तों सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम ऑलरेडी पढ़ रखा था, और उसमें हमने एक केस देखा था कि सिंगली हम कब डिज़ाइन करते हैं, जब MU जो है, ठीक है ना, MU इज़ लेस देन MU लिमिटिंग, तो हम लोग क्या डिज़ाइन कर देते हैं, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। और अगर MU हमारा ग्रेटर देन MU लिमिटिंग हो जाए, MU हमारा ग्रेटर देन MU लिमिटिंग हो जाए, मीन्स जो उसमें मोमेंट लग रही है, ठीक है, वो लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। एक लिमिटिंग वैल्यू है, एक रिस्ट्रिक्शन है उसके लिए कि MU लिमिटिंग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर तो हमारी बीम वहाँ पे फेल हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डबली डिज़ाइन करते हैं, है ना, डबली की बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है, जब MU ग्रेटर देन MU लिमिटिंग आ जाता है। तो ये MU ग्रेटर देन MU लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अपने ब्रेन में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सपोज़ दोस्तों आप लोगों ने कैलकुलेट की MU की वैल्यू, ठीक है, MU की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, जो गिवन लोड था, लोड वगैरह कैलकुलेशन करके आपने MU की वैल्यू कैलकुलेट की WL² से, वो आ गई आपकी 500 किलो न्यूटन मीटर। कितनी आ गई, 500 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और आपने MU लिमिटिंग कैलकुलेट की। MU लिमिटिंग का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, QFC/d², जहाँ पे Q की वैल्यू कितनी होती है ना, 0.148, 0.138, 0.133, है ना। FE 250 के लिए, 415 के लिए और 500 के लिए। ये चीज़ आपको बिल्कुल बाय हार्ट करनी है ना, याद होनी चाहिए। तो वहाँ से हम बढ़िया आसानी से MU लिमिटिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि MU जो है, MU इज़ ग्रेटर देन MU लिमिटिंग, ठीक है, MU इज़ ग्रेटर देन MU लिमिटिंग। तो हमें कोई ऐसा सेक्शन बनाना पड़ेगा जो आपकी इस MU को बियर कर पाए, क्योंकि MU लिमिटिंग तो आपका यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया 300 किलो न्यूटन मीटर लग रहा है, 300 किलो न्यूटन लिमिटिंग, उसकी कैपेसिटी कितनी है 300 किलो न्यूटन झेलने की, पर एक्चुअल में कितना लग रहा है उसमें 500 किलो न्यूटन। तो अब हम एक ऐसी बीम डिज़ाइन करेंगे जो आपकी इस MU को झेल पाए, MU ऐसे उस MU को झेल पाए जो कि ग्रेटर है MU लिमिटिंग से। तो हमें ऐसी बीम डिज़ाइन करनी पड़ेगी, या एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस में कैसे इसको हम लोग डील करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अब बात हो गई, जैसे अगर हम डबली का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो अब 500 किलो न्यूटन मीटर आपकी अप्लाइड मोमेंट है। तो उस बीम, सपोज़ ये बीम है, इसको आपको 500 किलो न्यूटन मीटर के लिए डिज़ाइन करना है ना। तो आपने क्या किया, अब आपके पास रिस्ट्रिक्शन था कि आपको क्या है, जो सिंगली बीम थी, आपकी सिंगली बीम थी, वो MU मोमेंट झेल पा रही थी। कितना झेल पा रही थी वो, MU मोमेंट झेल पा रही थी, जो कि 300 किलो न्यूटन मीटर का था, ठीक है। पर आपका टोटल मोमेंट लग कितना रहा है, 500,
कितना लग रहा है, 500 लग रहा है। तो आपको और कितना झेलना है, 200 किलोन्यूटन मीटर और झेलना है। 200 किलोन्यूटन मीटर क्या, MU माइनस MU लिमिटिंग, मतलब 500 माइनस 300 का और झेलना है आपको। तो बाकी का जो 200 किलोन्यूटन मीटर का है वो झेलने के लिए हमें इस बीम में, इस सिंगली बीम में, ठीक है, इस सिंगली बीम में हमें एडिशनल रीइंफोर्समेंट और देना पड़ेगा कंप्रेशन जोन में भी, ठीक है, कंप्रेशन जोन में भी एडिशनल रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा और इसे डबली बीम बनाना पड़ेगा कुछ ऐसे, ठीक है, ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और ये एक्स्ट्रा एडिशनल जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है 200 किलोन्यूटन का उसको भी झेल ले, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम लोग यहाँ पे अपनी डबली रीइंफोर्स बीम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो MU लिमिटिंग जो है हमारा इस बीम से काउंटर हो रहा है। तो बाकी हमें और क्या करना पड़ेगा, MU माइनस MU लिमिटिंग के लिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल रीइंफोर्समेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फाइनली ये दोनों जो मिल के जो है हमारा टोटल बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे ये झेल लेंगी और ये फाइनली हमारी ये डबली रीइंफोर्स बीम ऐसी रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारा जो फर्स्ट फिगर है जो इसकी कैपेसिटी MU लिमिटिंग झेलने की है ना, उसमें टोटल कंप्रेशन कितना है C1 और टेंशन कितना है T1। और यहाँ पे हमने इन बार्स को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नीचे टोटल कितने थे टेंशन में, 5 बार्स थे, तो हमने इनको 2 फिगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एक में हमने क्या 3 बार्स रख दिए और एक में 2 बार्स रख दिए, ठीक है ना। और इस पोर्शन में टोटल हमने कॉन्क्रीट काउंट किया है, ठीक है। और यहाँ पे ये 3 बार जो हैं, ये 3 बार्स को हमने सेकंड फिगर में यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे हमने कंक्रीट को बिल्कुल भी नहीं काउंट किया है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने कंक्रीट को एक बार काउंट कर लिया है दोस्तों, ठीक है। तो इस सेकंड फिगर में हमने सिर्फ ये जो 3 रीइंफोर्समेंट हैं इनको डाल दिया ताकि हम नीचे जो AST है ना, AST 2 के कारण नीचे जो स्टील प्रेजेंट है उसके कारण जितना टेंशन आ रहा है उसको हम ASC कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट से बैलेंस कर पाएँ, ठीक है। टेंशन और कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट को आपस में बैलेंस कर पाएँ, इसके लिए हमने यहाँ पे ये किया है, ठीक है। तो देखते हैं अब इसको हम एनालाइज़ कैसे करेंगे। अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो फर्स्ट फिगर में बहुत सिंपल है, हमें पता है ऑलरेडी कि टोटल कंप्रेशन कितना लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नीचे टेंशन है और ऊपर कंक्रीट है। तो सिंगली रीइंफोर्स बीम के जैसा है पूरा का पूरा सीन इसका सिंपली, है ना। सिंगली रीइंफोर्स बीम में कंप्रेशन कितना होता है 0.36 FC के BXU। तो ये नेट कंप्रेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड फिगर की अगर हम बात करें तो सेकंड फिगर में नेट कंप्रेशन कितना होगा। कंप्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो एरिया कितना है ASC, ठीक है, स्टील का एरिया, और इंटू स्ट्रेस कितना है FSC, स्ट्रेस इन स्टील। तो ASC इंटू FSC क्या हो गया C2, कंप्रेशन इन सेकंड सेक्शन। अब यहाँ पे हमने ये माइनस 0.446 FC के ASC क्यों किया है दोस्तों, ये समझने वाली बात है ना। तो यहाँ पे इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारी बीम है ना, इसको हमने दो फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ पे जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ स्टील है और कुछ स्टील यहाँ पे भी है, ठीक है। और इसी को हमने यहाँ पे 3 रीइंफोर्समेंट में और यहाँ पे 2 रीइंफोर्समेंट और यहाँ पर ये बाकी के जो 3 रीइंफोर्समेंट है एज इट इज़ यहाँ पे हमने कर दिए। जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, ठीक है, जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, ये पोर्शन मल्टीप्लाई बाय ये पोर्शन, इसमें हम ये टोटल एरिया कैलकुलेट कर ले रहे हैं जो यहाँ पे है। टोटल ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर ले, जिसमें हम ये बार्स का एरिया भी आ जा रहा है जब हम C1 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये बार्स वाला पोर्शन भी ऑलरेडी आ जा रहा है। पर जब हम C2 कैलकुलेट कर रहे हैं तब हम ये बार्स का एरिया कैसे कर रहे हैं, FSC इंटू ASC, ठीक है। तो यहाँ पे हम बार्स का एरिया फिर से इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे एक बार उतने पोर्शन का एरिया, जो टोटल एरिया हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमने इस पोर्शन का एरिया भी एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम C2 में कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 टाइम्स कैलकुलेशन हो जाएगा दोस्तों। कितने बार हो जाएगा, मतलब सेम एरिया जो है, ये एरिया जो है हमने 2 बार काउंट कर लिया हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, अब इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोस्तों। तो FSC इंटू ASC माइनस ASC इंटू, अब हम क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे हमने
एक बार यहाँ पे स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट जो है काउंट कर लिया है। तो AC इंटू किसका स्ट्रेस माइनस करेंगे, स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, तो 0.446 FCK। तो इसलिए हम यहाँ पे ये इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों, है ना। आई होप आप लोग के समझ में आया होगा, क्योंकि 2 बार हमारा सेम एरिया डबल टाइम काउंट हो जा रहा है, इसलिए हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये 0.446 FCK इंटू AC से हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। अब हमें नेट कंप्रेशन निकालना है, तो नेट कंप्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, C1 प्लस C2। तो इसे हमने इसे और इसे ऐड कर दिया, हमारे नेट कंप्रेशन यहाँ पे आ गया हमारा टोटल C, ठीक है। अब हमारा नेट कंप्रेशन तो आ गया, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये पता है कि हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं एनालिसिस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा तरीका है दोस्तों, हमें सिंगली में ऑलरेडी पता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो देयर एंड विजिट दैट वीडियो, द एनालिसिस ऑफ सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, है ना। देन आफ्टर यू विल ईजिली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, है ना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्रेशन इंटू लीवर आर्म करोगे आप, या टेंशन इंटू कंप्रेशन इंटू लीवर आर्म करोगे, या टेंशन इंटू लीवर आर्म करोगे। तो कंप्रेशन इंटू लीवर आर्म और टेंशन इंटू लीवर आर्म करोगे तो यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर हमारा देखिए फर्स्ट फिगर के लिए जो कंप्रेशन फोर्स है वो है C1, फर्स्ट फिगर के लिए कंप्रेशन फोर्स है C1, और सेकंड फिगर के लिए कंप्रेशन फोर्स है हमारा C2। इस फिगर के लिए हमारा कंप्रेशन है टोटल C2, ठीक है। पर दोनों ही केस में हमारा लीवर आर्म अलग अलग होगा दोस्तों। C1 के लिए लीवर आर्म तो हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में जैसा होता था वैसा ही होगा। क्या होगा लीवर आर्म, D-0.42 XU, D-0.42 XU। I'll show you, लेट मी, जैसा हमारा सिंगली में होता था सेम वैसा ही होगा। पर इस सेकंड फिगर के लिए दोस्तों हमारा लीवर आर्म क्या हो जाएगा, लीवर आर्म हो जाएगा इस टॉप फाइबर में जो बार्स है उसके CG से लेके नीचे बॉटम बार्स के CG तक की डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि कंप्रेशन हमारा ये टॉप वाले बार्स में एक्ट करेगा और टेंशन नीचे वाले बार्स के CG में एक्ट करेगा T2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी ये सेकंड फिगर का हमारा लीवर आर्म हो जाएगा। सेकंड फिगर का लीवर आर्म हमारा यहाँ पे D-D' हो जाएगा दोस्तों। यही वेरिएशन बस आएगा हमारा D-D' का, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो अब हम क्या करेंगे, C1 इंटू लीवर आर्म ऑफ फर्स्ट फिगर, लीवर आर्म ऑफ फर्स्ट फिगर, और C2 इंटू लीवर आर्म ऑफ सेकंड फिगर, ठीक है। प्लस कर देंगे इनको तो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल आएगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं कैसे आएगा ये देखिए दोस्तों, 0.36 FCK BXU इंटू D-0.42 XU, दिस इज द C1 इंटू लीवर आर्म ऑफ फर्स्ट फिगर, प्लस ASC FSC माइनस 0.446 FCK इंटू ये D-D' जो है ये लीवर आर्म ऑफ सेकंड फिगर है दोस्तों, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम कंप्रेशन साइड। अब टेंशन की बात करते हैं, तो टोटल टेंसाइल फोर्स कितना है हमारा दोस्तों, देखो फर्स्ट फिगर में क्या होगा, टेंसाइल फोर्स कितना हो जाएगा टोटल 0.87 FY इंटू AST1, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा T1। और सेकंड फिगर में भी हमारा वहाँ पे रीइंफोर्समेंट है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST2, ये क्या हो जाएगा हमारा T2, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि हम नीचे न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट को कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। तो ये हमारा टोटल टेंसाइल फोर्स हो गया। अब अगर हमें टेंशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो हम T1 इंटू लीवर आर्म ऑफ फर्स्ट फिगर कर देंगे, तो वही है 0.87 FY AST1 इंटू D-0.42 XU प्लस T2 इंटू लीवर आर्म ऑफ सेकेंड फिगर मीन्स 0.87 FY इंटू AST2, ठीक है, इंटू लीवर आर्म ऑफ सेकेंड फिगर क्या है D-D'। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से आ जाएगा दोस्तों बहुत आसानी से, ठीक है। और हमें XU कैलकुलेट करना है तो हमने कंप्रेशन और टेंशन सेपरेटली कैलकुलेट किया है, CNT दोनों को इक्वेट करके हम यहाँ पे XU आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। XU कैन बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है ये आ गया। पर यहाँ पे एक चीज़ ये नहीं आई थी दोस्तों, ये एफएससी स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन जोन। ठीक है, तो कंप्रेशन जोन में जो स्टील हमारा प्रेजेंट है उसमें कितना स्ट्रेस लग रहा है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो वो एक चीज़ हमें देखनी है यहाँ पर दोस्तों। हमें पता है कि ये जो स्ट्रेन डायग्राम है इसमें जो टॉप मोस्ट फाइबर है वहाँ पे स्ट्रेन कितना होता है 0.003 है ना। ये हम एफएससी कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं। तो 0.003 अपॉन एक्स यू, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से हम ये करेंगे, इज इक्वल्स टू, सपोज़ आपके जो कंप्रेशन साइड में जो बाहर से है ना वो इस लेवल पे हैं और यहाँ पे जो स्ट्रेन है, इस लेवल पे जो स्ट्रेन है मान लीजिए यहाँ पे जो स्ट्रेन है वो एप्सिलॉन एस सी है दोस्तों। ठीक है, तो एप्सिलॉन एस सी दिस स्ट्रेन अपॉन एक्स यू 0.003 अपॉन एक्स यू इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एस सी अपॉन दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एक्स यू माइनस डी डैश, तो एप्सिलॉन एस सी अपॉन एक्स यू माइनस डी डैश, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये हमारा इफेक्टिव कवर है डी डैश। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से हमारा बड़ी आसानी से यहाँ पे हमारा ये जो एप्सिलॉन एस सी का वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, अब एक्स यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो एप्सिलॉन एस सी की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, वी नो द वैल्यू ऑफ डी डैश, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द एप्सिलॉन एस सी वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेस। स्ट्रेस हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। ठीक है, ये हम आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर जब भी आपको Fe 250 माइल्ड स्टील दिया रहेगा तो आप FSC की वैल्यू सिंपली वहाँ पे लिख सकते हैं 0.87 Fy इन केस ऑफ Fe 250। ठीक है, एंड इन केस ऑफ Fe 415 एंड Fe 500 अगर हमें देखना है तो इसके लिए हमें कोड की हेल्प लेनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, इसके लिए हमें कोड की हेल्प लेनी पड़ेगी। कुछ कोडल प्रोविजंस हैं तो वो सारे हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, है ना। विल सी दोज थिंग्स इन न्यूमेरिकल। यहाँ पे हम स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेंगे तो उस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग जो है हमें उस स्ट्रेस की वैल्यू कोड से हमें मिल जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, और हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें उसे निकालना पड़ता है। तो न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो उसके लिए उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे उसकी डेवलप हो जाएगी। सो अगर आप लोगों की समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि जो थ्योरी है ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होती है। अगर आपको डीप एकदम अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उस पर बेस्ड आपको नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे दोस्तों, है ना। ये जस्ट एक आइडिया हो जाता है हमें, उसके बाद हम जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा उस पर्टिकुलर चीज़ की हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस एज मच एज़ यू कैन। और बाद में हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे इन सीरीज़, एक के बाद एक काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो अगर आप लोगों के समझ में आया होगा देन प्लीज़ लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।